आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स देखिए, इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस हमारे पर्सनल लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक हमें देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि बात तो जरूर, क्या एक परिवार जो 50,000 कमा रहा है वो भी अपना जीवन जो है वो आराम से भरा चला पा रहा है। दूसरी तरफ आपने ये भी सुना होगा क्या कि एक आदमी जो महीने का 5 लाख रुपया कमा रहा है वो भी अपना परिवार जो है वो ढंग से नहीं चला पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मनी मैटर नहीं कर रहा है, मैटर क्या कर रहा है कि वो अपने मनी को मैनेज कैसे कर पा रहा है। बात समझ में आई यहाँ तक? तो इकोनॉमिक्स का सिंपल सा क्या मतलब है कि आप अपने पर्सनल लेवल पर आप अपने फाइनेंसेस या आप अपने रिसोर्सेस को कैसे मैनेज कर रहे हैं। ठीक, सिमिलरली यदि हम नेशनल लेवल पर बात करें या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात करें, आज पाकिस्तान की क्या हालत है देख रहे हैं, चारों तरफ आपको दिख रहा होगा पाकिस्तान से संबंधित समस्याएं, तो बोल रहे हैं क्या स्थिति ऐसी तो रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन है क्या कि पाकिस्तान नामक जो एक देश है वो अपनी अर्थव्यवस्थाओं को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा है, वो अपने इकोनॉमिक्स को या अपनी इकोनॉमी को ठीक से चला नहीं पा रहा है। समस्या यही है। तो यानी कि चाहे एक पर्सन की लाइफ पर हो उसका इंपैक्ट या नेशनल लेवल पर इंपैक्ट हो, इतना ही नहीं, अभी हम सुन रहे हैं ना कि द ग्लोबल इकोनॉमी इज स्लोली टिल्टिंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक रिसेशन। आप देखिएगा डेली आपको न्यूज़पेपर में कोई ना कोई एक ऐसा आर्टिकल आपको जरूर देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको इस बात के बारे में चर्चा मिलेगी क्या कि वैश्विक अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मंदी की ओर जा रही है। अभी हाल फिलहाल में ही आपने कई सारी घटनाएं सुनी होगी, क्रेडिट स्विस जो कि स्विट्जरलैंड की सेकंड सबसे बड़ी बैंक हुआ करती थी, आज दिवालिया बनने के कगार पर है। उसको यूबीएस ने एक्वायर किया, एक दूसरी बैंक को उसे खरीदना पड़ा। आपने इसके अलावा सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में सुना होगा। यानी कि अर्थव्यवस्था एक व्यक्ति के जीवन से लेकर बड़ी बड़ी संस्थाओं और उससे भी आगे एक देश और पूरे समस्त विश्व को इफेक्ट करती है। यहां तक बात समझ में आई क्या कि इकोनॉमी का इंपॉर्टेंस क्या है एक व्यक्ति के लाइफ पर, या फिर क्या बोलते हैं एक फैमिली पर, एक समाज पर, एक देश पर या एक विश्व पर। तो इकोनॉमी जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहां तक बात क्लियर? अब देखिए, अब हम जरा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग जो पढ़ने के लिए आए हैं या जो आप हमें देख रहे हैं, आपका तो ऑब्जेक्टिव ये है क्या कि आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो आपसे प्रश्न पूछे जाएं इकोनॉमिक्स के, तो आप उन प्रश्नों का जो है वो ठीक से उत्तर दे पाएं और जिसके बेसिस पर आपको अच्छे अंक मिले और आप एक सिविल सर्वेंट बने, आप एक आईएएस ऑफिसर बने। तो हमारा तो ऑब्जेक्टिव ये है यहाँ। तो अब जरा हम ये देखने की कोशिश करते हैं क्या कि इकोनॉमिक्स का आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता होगा यूपीएससी या फिर अगर आप पीसीएस की भी बात करें तो यूपी पीसीएस की भी अगर हम बात करें तो एग्जाम जो होता है वो 3 लेवल पर होता है। सबसे पहला आपका होता है प्रीलिम्स, दूसरे स्तर पर हमें देखने को मिलता है मेंस और तीसरे स्तर पर होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट। अब जरा बात को समझिएगा। प्रीलिम्स में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर देख रहे होंगे या फिर अगर आपने देखा होगा, कोई नहीं अगर नहीं देखा तो मैं तो दिखवाऊंगा ही, जितने दिन हमारी इकोनॉमी की क्लास चलेगी हम लोग चर्चा करेंगे क्या कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन सब चीजों की चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी यदि हम मोटा मोटी देखें तो लास्ट ईयर अभी जो 2022 में जो एग्जाम हुआ है, इसमें इकोनॉमी सेक्शन से पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या लगभग 20 थी। यानी कि प्रीलिम्स में जो जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 था जिसमें कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें से लगभग 20 प्रश्न केवल इकोनॉमी सेक्शन से पूछे गए हैं। तो आप इससे इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सेगमेंट या ये सब्जेक्ट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहली बात प्रीलिम्स यहां तक क्लियर हुई। अब यदि हम मेंस में देखने की कोशिश करें तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को कम से कम ये तो जरूर पता होगा क्या कि मेंस में आपको कितने पेपर्स देने हैं। मेंस में जीएस के 5 पेपर होते हैं जिसमें पहला एस्से होता है, फिर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3
और 4, जिसको हम एथिक्स एंड एप्टीट्यूड का पेपर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको 2 और पेपर देने होते हैं, एक तो आपका लैंग्वेज से संबंधित होता है, दूसरा इंग्लिश कंपलसरी होता है, और 2 सब्जेक्ट आपको आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के देने होते हैं। इस पूरे पेज के सिलेबस में से जो तीसरा पेपर है जीएस पेपर 3, इसमें हमें इकोनॉमी देखने को मिलता है। इसी के सिलेबस में हमें इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी देखने को मिलता है। ठीक है, जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज कीजिएगा, हर साल 250 नंबर का ये जो जीएस पेपर 3 होता है, इसमें ऑन एन एवरेज 100 मार्क्स के क्वेश्चन, 100 नंबर के क्वेश्चन, यहां पर मैं 100 मार्क्स बोल रहा हूं, ठीक ना, ये ऊपर में जो 100 लिखा हुआ है ये क्वेश्चंस के नंबर थे। मेंस में 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे इकोनॉमिक्स के, लेकिन जब मैं मेंस की बात कर रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं कि 250 नंबर का जो आपका जीएस पेपर 3 होगा, उसमें से ऑन एन एवरेज हर साल 100 नंबर के प्रश्न सीधे सीधे इकोनॉमिक्स से आते हैं। आपको पता होगा कि 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो 10 मार्कर होते हैं, और बाद के जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो 15 मार्क्स के होते हैं। तो लगभग 4 क्वेश्चन जो है वो हर साल आपके इकोनॉमिक्स के आते हैं 10 मार्क्स से, और क्या होते हैं 4 क्वेश्चन ऐसे ही 11 से लेकर 14 तक 4 क्वेश्चन जो है वो आपके इकोनॉमिक्स के आते हैं 15 मार्क्स। तो 15 into 4 60 और 10 into 4 40, लगभग 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आएंगे इकोनॉमिक्स में। इतना ही नहीं, कई बार तो आप सरप्राइज हो जाइएगा जब आपको एस्से में भी कोई ऐसा टॉपिक देखने को मिल जाएगा जो इकोनॉमिक्स से ही संबंधित हो। अब यदि इकोनॉमिक्स में कोई क्वेश्चन एस्से में कोई क्वेश्चन आ गया जो इकोनॉमिक्स से संबंधित हो, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन तक बढ़ने का रास्ता, इस तरह का कोई टॉपिक, या जीएसटी के 6 साल या 5 साल, इस तरह डिमोनेटाइजेशन, इस तरह के यदि कोई भी टॉपिक अगर आपको देखने को मिल गए तो आप जरा सोच के देखिए, आपको पता होगा एस्से, एक एस्से जो लिखना होता है वो 125 मार्क्स का होता है। तो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। यहां तक बात क्लियर है? अब जरा बात को समझ के देखिए, हम आते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, या जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, इंटरव्यू। वैसे मैं क्लियर कर दूं, बाकी एग्जाम्स में या बाकी किसी भी जॉब के लिए आप जाते हैं तो वहां पर इंटरव्यू होता है, बट सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन में इंटरव्यू नहीं होता है, इट इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक ना, वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण कर रहे होते हैं कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट और नॉट। ठीक ना, नॉलेज का टेस्ट नहीं होता है, वहां पर पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। अब एक बात बताइए, आप खुद सोच के देखिए जरा कि आप एक कैसा ब्यूरोक्रेट चाहेंगे, एक ऐसा ब्यूरोक्रेट चाहेंगे जो अपने आसपास की घटनाओं के प्रति जागरूक हो, who is aware towards whatever things are happening all around the world, या आसपास जो चीजें घटित हो रही है। एक बात आप खुद सोच के देखिए कि कोई दिन ऐसा जाता है जिस दिन न्यूज़पेपर में इकोनॉमी से संबंधित कोई भी मैटर नहीं आया हो, या कोई भी मुद्दा इकोनॉमिक से संबंधित ना हो। आप ये भी जानते होंगे क्या कि न्यूज़पेपर में कोई एक पर्टिकुलर पेज फिक्स होता है जिसमें इकोनॉमी से संबंधित समाचार होते ही होते हैं। बात समझ में आई? तो अब जरा सोच के देखिए, आप पर्सनैलिटी टेस्ट में ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो एग्जामिनर जो आपको जज कर रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को चेक करने जा रहा है, वो आपसे इकोनॉमिक संदर्भ में प्रश्न नहीं पूछने वाला है। बट ऑब्वियस है क्या कि वहां पर प्रश्न पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप सोच के देखिए, अगर आपकी इकोनॉमी की समझ या तो सीमित है, लिमिटेड है, या फिर अगर ये कम है, तो आपके लिए प्री भी कठिन हो जाएगा, मेंस भी कठिन हो जाएगा, और प्री मेंस कठिन हो जाएगा। बहुत ऑब्वियस है कि आपको पर्सनैलिटी टेस्ट तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। तो यहां से हमें क्या क्लियर हो रहा है क्या कि इकोनॉमी हमारे पर्सनल लेवल पर भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए उसका इंपॉर्टेंस है, और साथ साथ क्या कि एज एन एग्जाम या फिर यूपीएससी क्रैक करने के लिए, या कोई सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करने के लिए इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर है? मैं आप लोगों को ये आश्वासन देता हूं क्या कि जितने दिन की भी हमारी इकोनॉमी की क्लास होगी, जितने भी दिन की हमारी इकोनॉमी की क्लास होगी, इस क्लास के बाद आप लोगों को न्यूज़पेपर में ये जो पेजेस आते हैं जिसमें आप इधर-उधर की बातें पढ़ रहे होते हैं इकोनॉमी से संबंधित, क्या कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, फलना बैंक जो है वो क्रैश कर रही है, शेयर मार्केट लुढ़कता जा रहा है, बजट में ये प्रोविजन लाए गए हैं, पाकिस्तान जो है वो
दिवालिया होने की कगार पर है, श्रीलंका जो है वो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस गया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या है, आईएमएफ क्यों जो है पाकिस्तान के ऊपर कुछ जो है वो प्रोविजंस लागू कर रही है, बेल आउट पैकेज क्या था, ये सारी चीजें जो आप चारों तरफ सुन रहे हैं ना, मैं ये आश्वासन देता हूं क्या कि इस क्लास के बाद आप इन सभी मुद्दों को क्लियर कर पाएंगे, आपको ये सारी बातें जो है बड़ी आसानी से समझ में, ठीक है। तो इस इंपॉर्टेंस के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है अमर, ठीक, और मैं आज से आप लोगों को इकोनॉमिक्स पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे जो है वो ऐसे ही आगे बढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स को समझते चलेंगे। देखिए इस क्लास से आपको क्या एक्सपेक्ट करना है, मैं पहले ही क्लियर करके रखा हूं, इस क्लास से आपको क्या क्या एक्सपेक्ट करना है। एक बात बताइए, सिविल सर्विसेज की तैयारी में, ये जो सिविल सर्विसेज की तैयारी है, इसमें सबसे बड़ा हमारा गाइड होता है हमारा सिलेबस। अब जरा खुद सोच के देखिए ना, आप एक किसी यात्रा पर निकल रहे होते हैं, मान के चलिए क्या कि आप कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हो, आप कश्मीर की यात्रा पर निकले हैं, मान के चलिए माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, मान के चलिए किसी भी दूसरी जगह आप कहीं भी यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में क्या होता है? सबसे पहला प्रश्न आपके दिमाग में होता है क्या कि यहां जाऊंगा कैसे, जाऊंगा तो रहने वगैरह की क्या व्यवस्था है, कितने दिन का मैं ट्रिप प्लान करूं, क्या क्या खर्चे होंगे, उनको कैसे मैनेज करना है, वापस कैसे आना है, ये सारा चीज आप पहले से प्लान करते हैं, ठीक। इसके लिए आप क्या करते हैं, आप हेल्प लेते हैं, आप इंटरनेट पर जाके जो है कुछ ब्लॉग्स देखते हैं, जिन लोगों ने आपसे पहले यात्रा कर रखी होती है आप उनसे जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। इट मींस व्हाट, आप एक रोड मैप प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उसी के बेसिस पर फिर आप ये डिसीजन लेते हैं और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, आप जो है उस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली हमारी जो यूपीएससी या किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम या कोई भी एग्जाम, इसकी जो यात्रा होती है ना, इसमें सबसे बड़ा जो गाइड होता है हमारा, वो क्या है, वो है सिलेबस। अब जरा कुछ सोच के देखिए, यूपीएससी जब अपना नोटिफिकेशन जारी करती है तो उस नोटिफिकेशन में जो 160 पेज के आसपास जो होता है, जिसमें सारी चीजें वो नोटिफिकेशन में जारी करती है, उसमें वो सिलेबस भी मेंशन करती है। इस सिलेबस का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस सिलेबस के माध्यम से यूपीएससी आपको ये बोलना चाह रही है कि डियर एस्पिरेंट्स, आप ये तैयार कर लीजिए, हम जो आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं वो इन्हीं टॉपिक से संबंधित होंगे। अगर हम 2-4 की भाषा में बोले तो सिलेबस का यही उद्देश्य होता है कि सिलेबस के माध्यम से आपको कमीशन ये बोलती है क्या कि बच्चा इतना तैयार कर लो, हम इसी में से प्रश्न पूछने वाले हैं। बात समझ में आई? इधर उधर जो आप सुनते हैं ना क्या कि फलां भैया ये कह रहे थे, इंटरनेट पर जाके देखा तो फलां जो है वो टॉपर ये कह रहा था, ये सब चीजें सेकेंडरी हो जाती हैं। सबसे प्राइमरी क्या है? सिलेबस। आपको ये पता तो होना चाहिए ना क्या कि सिलेबस क्या है, वास्तव में प्रश्न पूछा कहां से जाएगा, प्रश्न आने कहां से वाले हैं, आपको ये तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर मैं बात चाहे इकोनॉमिक्स की कर रहा हूँ, लेकिन साथ साथ मैं आपको तैयारी का तरीका भी सिखा रहा हूँ। आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए शुरू करना चाह रहे हैं, आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आपको सिलेबस पढ़ना चाहिए। बात समझ में आई यहाँ तक? अब जरा कुछ सोच के देखिए ना, मान के चलिए क्या कि मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में मुझे लखनऊ से जो है वो प्रयागराज जाना है, ठीक है, लखनऊ से प्रयागराज जाना है। ये मान के चलिए कोई सीधी रेखा है जो लखनऊ को प्रयागराज से जोड़ती है, ठीक है। सिमिलरली इस कंटेक्स्ट में हम यहाँ पर एस्पिरेंट हैं और हमें कहाँ पहुंचना है, हमें यूपीएससी पहुंचना है, हमें यूपीएससी अचीव करना है, हमें कुछ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक करना है। जरा आप कुछ सोच के देखिए, अगर आप इस रास्ते में डेविएट हुए, अगर इस रास्ते में आप डेविएट हुए तो आपको वापस से इस रास्ते में आने में आपका टाइम और एनर्जी आपका वेस्ट होगा कि नहीं? सिमिलर सी बात है क्या कि अगर आप थोड़ा सा भी डेविएट हुए तो वापस इस रास्ते में आने में आपका टाइम और एनर्जी आपका वेस्ट होगा कि होगा। और अगर आप इस रास्ते पर डेविएट होते हुए आगे निकलते चले गए तो आप कभी भी इस बिंदु पर नहीं पहुंच पाएंगे। बात समझ में आई यहाँ तक? अब आप लोगों में से कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि सर सुना है धरती गोल है, तो
सर हम कहीं से चलेंगे तो घूम फिर के तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन जरा ये भी तो सोच के देखिए ना, और घूम फिर के पहुंचने में आपका टाइम भी तो जाएगा, आपका टाइम और एनर्जी भी तो वेस्ट होगा। आप यहाँ पर 10 वर्षीय योजना या 5 वर्षीय योजना का टाइम लेकर थोड़ी आए हुए हैं सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए। तो जब हम सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन या इसकी तैयारी में आते हैं ना, तो हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने रास्ते से डाइवर्ट ना, अगर आप डाइवर्ट हुए तो वापस उसी रास्ते पर आने में आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा, और दूसरी बात अगर आप डाइवर्ट हो गए तो फिर आप कहीं और ही निकल जाइएगा। और एक बात बताइए, ये रास्ता बता कौन रहा है कि कौन सा रास्ता है जिसके थ्रू आप यूपीएससी तक पहुंच पाइएगा? वो ये है। क्यों? क्योंकि कमीशन ने ही बता रखा है क्या कि सिलेबस तैयार कर लो, हम इसी से प्रश्न पूछने वाले हैं। यहां तक बात समझ में आई? तो सिलेबस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का पहला आप लोगों के लिए जो काम है वो क्या है कि आपको जाके पीटी और मेंस, जीएस पेपर 3 मेंस, इन दोनों का आपको सिलेबस देखना है, क्या कि सिलेबस में आखिर मेंशन क्या कर रखा है। ठीक है, अपने लेवल पर देखिएगा, देखना जरूरी है। और इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूं क्या कि बैठ के रटना बिल्कुल नहीं है। आप क्या कीजिएगा, उसको जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठिए आप कुछ दिन तक देखिए, उसको बार-बार देखिए, और मैं गारंटी देता हूं कि कुछ समय के बाद आपको याद हो जाएगा। इसको आप ऐसे एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं। एक बात बताइए, मान के चलिए क्या है कि आप अपने घर से निकलते हैं और जहां भी आप जॉब कर रहे हो या जहां भी आप कोचिंग जाते हो, या फिर मान के चलिए आसपास की दुकान, मतलब आसपास के मार्केट में जाते हैं आप शॉपिंग करने के लिए, आपने कभी उस रास्ते में आने वाले जो अलग-अलग स्टोर्स हैं, आपने कभी प्रयास किया है कि उन स्टोर्स के नाम आप रटे बैठ के? नहीं, लेकिन फिर भी आपको याद होंगे। इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर आप बार-बार उस चीज को देख रहे होते हैं ना, तो वो आपके मानस पटल पर छप जाता है। कुछ समय के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं भी आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। क्या करना है आपको कि आप पीटी और मेंस का सिलेबस जहां भी आप बैठ के पढ़ते हैं वहां या तो चिपका दीजिए या फिर कहीं रख लीजिए, और डेली जब भी आप अपनी पढ़ाई से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रतिदिन आप क्या कीजिए, एक बार सरसरी निगाहों से कम जो सब्जेक्ट आप उस दिन पढ़ने वाले हैं, आप उसके सिलेबस को एक बार देखिए। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं अगले 10 से 15 दिन में आपको वो सिलेबस याद हो जाएगा। ठीक है, और सिलेबस याद होना क्यों जरूरी है? क्यों? क्योंकि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने जाएंगे तो जरा ये बताइए कि भारत में कौन सा न्यूज़पेपर है जो ऑफिशियली ये चीज डिक्लेयर करता है कि वी आर पब्लिशिंग दिस न्यूज़पेपर फॉर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट? ऐसा कोई भी न्यूज़पेपर नहीं है। आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस सुनते होंगे, लेकिन आप जरा ये सोच के देखिए, क्या द हिंदू केवल सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए अपना न्यूज़पेपर निकालती है कि वो आम पब्लिक के लिए अपना न्यूज़पेपर निकालती है? सिंपल सी बात है, वो तो आम पब्लिक के लिए अपना न्यूज़पेपर निकालती है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं क्या कि उस न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो एज अ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब जरा ये सोचिए, आप मुझे बताइए कि अब वो न्यूज़पेपर जो आम पब्लिक के लिए है, उसमें से हमारे काम की चीजें क्या है वो निकाल पाना, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? ये जिम्मेदारी बनती है हमारी। चाहे आप द हिंदू पढ़ रहे हो, चाहे आप जनसत्ता पढ़ रहे हो, चाहे आप दैनिक जागरण पढ़ रहे हो, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसमें से काम की चीजें निकालना ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, अब जरा सोच के देखिए, आप ये काम की चीजें कौन सी हैं, इसको आप आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे? इसके आइडेंटिफिकेशन का बेंचमार्क क्या होगा? इसके आइडेंटिफिकेशन का एकमात्र बेंचमार्क है सिलेबस। अगर आपको सिलेबस पता होगा तो आप जैसे ही उस हेडलाइन को देखिएगा आप तुरंत समझ में आ जाएगा आपको क्या कि अच्छा ये टॉपिक मेरे सिलेबस से लिंक्ड था। तो आप क्या कीजिएगा, आप उस टॉपिक को पढ़िएगा। बात समझ में आई? फिर जहां आपको देखने को मिलेगा क्या कि फलां की बेटी जो है वो भाग गई, या फिर मान के चलिए क्या कि फलां जगह जो है वो पुलिस ने जो है इस तरह का कुछ किया, या छुट-छुट जो आम चर्चा वाले जो है बहुत सारे न्यूज़ेस जो हमें अखबार में देखने को मिलते हैं, जो लोकल न्यूज़ देखने को मिलते हैं, आप देख के समझ आइएगा क्योंकि ये हमारे सिलेबस से कहीं भी कोरिलेटेड नहीं है। इट मींस आई विल स्किप दिस टॉपिक, या फिर मैं इस न्यूज़ को नहीं पढ़ूंगा तो भी काम चल जाएगा। तो एक बात बताइए, ये जिम्मेदारी तो आपकी ही है ना, इसीलिए सिलेबस इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं सही बोल रहा हूँ, आपकी तैयारी का पहला स्टेप है सिलेबस। तो आपको सिलेबस तैयार करना है, सिलेबस रटना नहीं है, मैंने क्लियर कर दिया है। आपको क्या करना है, बस मल्टीपल टाइम्स उसको देखते रहना है। जब भी आप पढ़ने बैठिए, जैसे इकोनॉमिक्स की अब जैसे क्लास चलेगी, तो मान के चलिए डेली आप क्या कीजिए कि
आप इकोनॉमिक्स पढ़ना या रिवाइज करना स्टार्ट करने से पहले बस एक बार सिलेबस को देख लीजिए। इससे क्या हो जाएगा, कुछ दिन में आपको सिलेबस याद हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखते हैं ईटी में। ईटी में आपके सिलेबस में सिंपली एक लाइन में दे रखा है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट बस एक लाइन में दे दिया है। ठीक है, इसके कारण क्या है, क्लैरिटी नहीं है। अब क्लैरिटी नहीं है तो क्या होता है कि क्वेश्चंस किसी भी डायमेंशन से आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन किसी भी डायमेंशन से आ जाते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि तो सर फिर हमें कैसे पता चलेगा क्या कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। सिलेबस तो आप खुद ही बता रहे हैं क्या कि सिलेबस सर बहुत ज्यादा, मतलब सिलेबस बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। तो यहीं पर हमारा दूसरा हथियार, दूसरा हमारा जो है ना वो तर्कश वो सामने आता है। क्या है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वो है क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, जरा बात को समझिए। आप लोगों को सीसैट भी क्वालिफाई करना होता है, ठीक ना। कोई नहीं, मैं सीसैट नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, जस्ट चेक करना चाह रहा हूं क्या कि रीजनिंग एबिलिटी क्या है। जरा सोच के देखिए और बताइए, मतलब आप अपने स्तर पर आप जो है वो इस चीज का आंसर करने का प्रयत्न कीजिएगा। 2 4 2 4 इसके बाद क्या आ सकता है? अगर हम इसको एक सीरीज माने 2 और 4 के बाद क्या आ सकता है? ठीक है, बिल्कुल सही सोचा, बात बताइए। या तो 6 आ सकता है, 2 + 2 = 4 और 4 + 2 = 6। या फिर क्या आ सकता है, 8 आ सकता है, 2 × 2 4, 4 × 2 8। बात बताइए, यानी कि 2 चीजें भी आ सकती है और भी चीजें आ सकती है। ठीक है ना, तो यानी कि 6 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। यहां तक क्लियर है? ठीक, अब जरा देखिए इस सीरीज को क्या कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं 2। अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद कुछ भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, यानी कि संभावनाएं इनफाइनाइट है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब जरा क्या करते हैं, हम इस श्रृंखला को, इस सीरीज को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। 2 4 6। अब नाउ यू आर श्योर क्या कि अब 2 4 6 के बाद क्या आएगा? अब 8 ही आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब जरा समझ के देखिए, इसके थ्रू मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि क्या कि सीरीज, श्रृंखला जितनी छोटी, एम्बिग्विटी उतनी ज्यादा, अनसर्टेनिटी उतनी ज्यादा। आप कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते हैं क्या कि आगे क्या आएगा। हमने क्या किया, इस श्रृंखला को थोड़ा सा बड़ा किया। क्या हुआ, वो जो अनिश्चितता थी वो थोड़ी सी कम हुई। हमने क्या किया, इस श्रृंखला को और बड़ा किया, हमारी अनिश्चितता और ज्यादा कम हुई। यानी कि क्या है कि जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करते हैं ना, वी आर एबल टू फाइंड अ ट्रेंड। हमें क्या पता चलता है, एक ट्रेंड। ठीक है, जितना ज्यादा लंबा वो होगा हमारे पास सैंपल, हम उतना ज्यादा क्लोज होंगे, हमारी अनसर्टेनिटी उतनी ज्यादा कम होगी। देखिए मैं ये चीजें यहां क्लियरली कर दूं, क्लियरली बता दूं क्या कि हाँ, हम ये नहीं कह सकते हैं कि एग्जैक्टली मैं प्रेडिक्ट कर दूंगा कि क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। लेकिन आप जरा ये सोच के देखिए, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो आपको मोटा-मोटी अंदाजा लग जाएगा ना कि अच्छा इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने की संभावना ज्यादा है। यूपीएससी ट्रेंड को देखने के बाद हमें ये तो पता चल रहा है ना क्या कि यूपीएससी इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछती रही है। डू यू थिंक कि आंख बंद करके अंधेरे में तीर चलाने से तो बेहतर है ना कि आपको कुछ ना कुछ तो अंदाजा रहे कि किस सेगमेंट से, किस टॉपिक से, कौन से चैप्टर से या कौन से सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपको नहीं लग रहा क्या कि इससे आपका काम और ज्यादा आसान हुआ? तो इसीलिए सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप जरा सोच के देखिए, सिलेबस में यूपीएससी ने आपको बताया था क्या कि बच्चा ये तैयार कर लो, एस्पिरेंट्स आप ये तैयार कर लीजिए, हम क्वेश्चन इन्हीं से पूछने वाले हैं। लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं तो आपको पता चलता है क्या कि अच्छा जो सिलेबस दे रखा था उस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आया है। यूपीएससी कितना सरफेस पर क्वेश्चन पूछ रही है या उन टॉपिक्स में कितना डेप्थ में घुस के क्वेश्चन पूछ रही है, या यूपीएससी ने जो सिलेबस दे रखा था वो उससे कितना डेविएट करके क्वेश्चन पूछ रही है।
ये चीजें आपको कहां से पता चलेगी? ये चीजें तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही तो पता चलेंगी। आप जरा खुद सोच के देखिए। एक बात बताइए, अभी जस्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा मैच था, आप लोगों ने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। उन्हीं में से एक ग्राउंड के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, पर्थ की पिच के बारे में क्या कहा जाता है कि पर्थ की पिच जो होती है वो बाउंसी होती है। क्या बोला जाता है कि फास्ट बॉलर्स का हेवन है। क्यों? क्योंकि पिच जो है वो बहुत बाउंसी है, तो पेस एंड बाउंस बहुत ज्यादा होता है। बैट्समैन को वहां फेस करना, बैट्समैन को वहां बॉलर्स को फेस करना या फास्ट बॉलर्स को फेस करना ज्यादा टफ होता है। अब जरा आप सोच के देखिए, आप एक सेकंड के लिए आपको मैच खेलना है, तो एक बात बताइए, अगर आपको पता है क्या कि आपको ऑस्ट्रेलिया के टूर पर जाना है, आपको जाकर वहां मैच खेलना है, तो आप क्या कीजिएगा? आप पहले जो पर्थ में मैचेस हुए हैं आप उनकी वीडियोस देखिएगा। पहले आपसे पहले जिन लोगों ने पर्थ में बैटिंग कर रखी है आप उनकी एक्सपीरियंस लेने की कोशिश कीजिएगा। क्या कि कैसे फेस किया, बाउंसी पिच पर आपने कैसे डील किया बॉलर से, आप इसी के बेसिस पर ना आप अपनी रणनीति बनाइएगा। सिमिलरली यहाँ पर वो रणनीति कहाँ से मिल रही है? वो मिल रही है हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इसीलिए इस पूरी यात्रा में, इस पूरी सिविल सर्विसेज की यात्रा में, यदि आपके जो दो सबसे प्रमुख आपके जो हेल्पर हैं वो क्या है? सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड एनालिसिस के लिए भी आवश्यक है और इसके थ्रू हमें ये भी पता चलता है कि क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं। आउट ऑफ द ब्लू कुछ भी नहीं पूछ लिया जाता है, ठीक ना? कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं और आप इस चीज के लिए निश्चित रहिए। क्यों? क्योंकि आगे की क्लासेस में मैं भी जो आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो सारा इसी सिलेबस और इसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस पर बेस्ड होगा। हम लोग अपने क्लास में जैसे जैसे टॉपिक्स होते चले जाएंगे, हम लोग क्वेश्चंस के पैटर्न भी देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं, उन क्वेश्चंस को आंसर करने का क्या तरीका है, हम ये सारी चीजें देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम मेंस में आते हैं तो मेंस का सिलेबस जाके देखिएगा, जीएस पेपर 3 का सिलेबस ये बहुत ही वेल डिफाइंड है, बहुत ही क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर रखा है सारी चीजों को। क्या कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ क्या है, बजटिंग कैसे होता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियरली ठीक ठाक से मतलब अच्छे से स्पष्ट रूप से मेंशन की गई है। ठीक है, तो जब आप जीएस पेपर 3 का सिलेबस देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा क्या कि क्या जो है वो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और जब आप जीएस पेपर 3 के 2020 के, 2021 के, 2022 के जब आप अलग अलग साल के पेपर्स देखिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि इन सिलेबस से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? चाहे आप इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो या किसी भी और सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, हर सब्जेक्ट की तैयारी में आपकी तैयारी का तरीका यही होगा। क्या कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सिलेबस तैयार करना है, फिर आपको क्या करना है तैयार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तैयार करना है। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, देखिए जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इनमें भी आपको क्या ध्यान रखना है? देखिए इकोनॉमिक्स, आप लोगों में से कुछ लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, बाकी लोगों का इकोनॉमिक्स से केवल 10th तक थोड़ा मोड़ा जो है वो साक्षात्कार हुआ होगा या फिर क्या बोले कांटेक्ट हुआ होगा। 9th 10th जहां तक मुझे याद आ रहा है कि 9th और 10th में जो है वो जो आपका एसएसटी सोशल स्टडीज का सिलेबस हुआ करता है, उसमें आपका इकोनॉमिक्स जो होता है वो थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक लेवल पर मेंशन होता है। जिन लोगों ने उसके बाद भी मान के चलिए या तो अगर उन्होंने आर्ट्स बैकग्राउंड या फिर किसी भी और सब्जेक्ट मतलब किसी भी और स्ट्रीम के थ्रू यदि इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो उन लोगों ने पढ़ा होगा। कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन भी किया होगा इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट लेकर, लेकिन फिर भी आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने 10th के बाद इसकी शकल तक नहीं देखी है, यानी कि इकोनॉमिक्स के बारे में उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। हाँ, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल, आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि इकोनॉमिक्स के बारे में आपने बिल्कुल नहीं सुना होगा। अभी 1 फरवरी 2 महीना ही हुआ, 1 फरवरी आपने सुना होगा ये जरूर बात, इस बात को आपने जरूर सुना होगा क्या कि इस बार के बजट में सरकार ने क्या किया है, जिन लोगों की वार्षिक आय 7 लाख तक है उन पर इनकम टैक्स को 0 कर दिया है। ये बात तो आपने जरूर सुना होगा, यानी कि इनडायरेक्टली तो आप इकोनॉमिक्स के बारे में सुन तो रहे ही हैं, लेकिन हाँ मैं ये बोल रहा हूँ क्या कि बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने इकोनॉमी को एज अ डिसिप्लिन नहीं चूज किया था उन लोगों ने इकोनॉमी को एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं पढ़ा। ठीक है,
तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, या आपने पढ़ा हो या आपने नहीं पढ़ा हो, दोनों ही स्टूडेंट्स बिल्कुल निश्चित रहिए, हम जो अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास करने वाले हैं, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल आपको एग्जाम या फिर टू बी मोर प्रिसाइज यूपीएससी के एग्जाम के लेवल तक हम पहुंचेंगे। तो बिल्कुल आप निश्चित रहिए, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, यहां पर ये जानना जरूरी है। आपसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हम जो भी चीजें यहां पढ़ेंगे उनको बैठ के रटना नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें रटने की चीजें न के बराबर है। इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर बेस्ड है। आप कितने ज्यादा इन टॉपिक्स, जो भी मुद्दे चर्चा हो रहे हैं, आप इनको कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं, वो समझ पर बेस्ड आपके आंसर्स होंगे। अभी जब हम लोग थोड़ी सी क्लास में आगे बढ़ेंगे ना, जब एक दो सब्जेक्ट, एक दो टॉपिक्स जब हमारा हो जाएगा, तब जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा ना, मैं आपको ये चीज क्लियरली दिखाऊंगा क्या कि कैसे पीटी के क्वेश्चन हो वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बेसिस पर सॉल्व हो रहे हैं। आपको ये पता है क्या कि महंगाई कैसे समाज को प्रभावित कर रही है, उस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्या यदि भारत में विदेशी मुद्रा का अंतर प्रवाह होगा या फिर फॉरेन करेंसी या फॉरेन मतलब विदेशी मुद्रा का यदि इनफ्लो हो रहा है इंडियन इकोनॉमी में, तो इसका इंडियन इकोनॉमी पर इंपैक्ट क्या पड़ेगा? क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर बेस्ड पूछे जा रहे हैं। तो आप रटने के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहिएगा। रटने पर क्या होगा, आप बैठ के उसको रट रहे हैं, रटने के कारण क्या होगा, 5 बार रटा फिर अगले दिन भूल गए, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप रटने के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहिएगा। जो सेगमेंट्स, जो टॉपिक याद करने वाली होंगी वो मैं खुद बताऊंगा। आप क्या करना है, आपको बस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करना है। क्या इस सर ने जीडीपी पढ़ना स्टार्ट किया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एक्चुअल में जीडीपी है। जब हम ये बोल रहे हैं क्या कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या कि हम ये किस बेसिस पर बोल रहे हैं, कैसे हम बोल रहे हैं क्या कि भारत की जीडीपी बढ़ रही है। जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ क्या कि शेयर मार्केट क्रैश कर रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या कि आखिर शेयर मार्केट क्यों गिर रहा है। जब मैं आपको ये बोल रहा हूँ क्या कि वैश्विक स्तर पर मंदी के आसार हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर मंदी कहते किसको है और सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं या न्यूज़पेपर में ऐसा क्यों लिखा जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर मंदी के आसार हैं। बात समझ में आई? यानी कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर फोकस करना है, रटने पर फोकस नहीं करना है। जो जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं सब में आपको बस समझ पर ध्यान देना है। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को बढ़ावा देना है। यहां तक बात समझ में आई? दूसरी बात, एक बात बताइए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट आपने तैयार कर लिया, ठीक है? इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट आपने तैयार कर लिया, यानी कि इकोनॉमी के बारे में आपकी समझ ठीक ठाक होगी, इस तरह की होगी। लेकिन एक बात बताइए, आपको तो एग्जाम देना है ना, प्रीलिम्स और मेंस, आपको तो एग्जाम देना है। इस एग्जाम में क्या होगा, इस एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस होंगे, इन क्वेश्चंस का आपको आंसर करना है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहे हैं इन दैट टाइम पीरियड, ठीक है ना, 2 घंटे का जो आपका प्री है, आप अपने स्तर पर कितना भी इकोनॉमी जानते हो, लेकिन वो जो 2 घंटा जब आप प्रीलिम्स देने गए, उस 2 घंटे में यदि आप उन प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, तो फिर क्या है, आप एग्जाम से बाहर है। सिमिलरली आपके पास कितना भी समझ, कितना भी ज्ञान हो, लेकिन जब मेंस में आप पेपर लिखने गए, आप आंसर्स नहीं लिख पाए, तो एक बात बताइए, उस ज्ञान के बेसिस पर थोड़ी सिलेक्शन हो जाएगा। एग्जामिनर आपको जानता थोड़ी है, तो एक बात बताइए, आपका सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा कि आप प्रीलिम्स में जाके उन क्वेश्चंस को डील कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर मेंस में जाके आप उन क्वेश्चंस का आंसर लिख पा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप तो क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। क्यों? क्योंकि यदि आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो ना तो इस बात की तो संभावना ही नहीं बनती है कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर पाइएगा या फिर मेंस में जाके आप आंसर लिख पाइएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, बट क्या है कि केवल नॉलेज होना इस बात को इंश्योर नहीं करता है कि आप क्वेश्चन का आंसर भी कर लीजिएगा और आप एक बहुत अच्छा आंसर भी लिख लीजिएगा, कि इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है। तो यानी कि क्या है, नॉलेज होना पहला है पॉइंट, लेकिन उस नॉलेज को एक्चुअली एग्जाम सिचुएशन में जाके आप प्रेजेंट कर पाए, ये दूसरी चुनौती है। अब इस चुनौती के लिए क्या करना है, प्रीलिम्स के लिए तो हमें करना होगा प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस का यहाँ सिंपल सा क्या मतलब है, क्या कि आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा क्या कर रहे हैं, आप मार्केट से, इंटरनेट पर या किसी भी कोचिंग संस्थान जहां भी आप क्या कर रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट पेपर्स आप उनको आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक ना, आप जरा सोच के बताइए। ठीक है, विराट कोहली, नाम तो सुना ही होगा विराट कोहली। ठीक, विराट कोहली को महेंद्र सिंह धोनी, अब हम उस वाले कंट्रोवर्सी में नहीं कौन अच्छा लग रहा है विराट कोहली या रोहित शर्मा। हम उस वाले कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते हैं। अब जरा सोच के देखिए, आपको क्या लगता है विराट कोहली को क्रिकेट का कौन सा शॉट नहीं खेलना आता है? ज्यादातर क्रिकेट के शॉट्स जो हैं, जो भी बैट्समैन जो क्रिकेट के शॉट्स हैं, ज्यादातर शॉट्स जो है वो विराट कोहली खेल लेता है। लेकिन एक बात बताइए, नॉलेज है उसको सभी शॉट्स का, लेकिन फिर भी हर मैच के पहले वो नेट प्रैक्टिस क्यों कर रहा होता है? इसलिए कर रहा होता है कि जब एक्चुअल सिचुएशन में जाए, जब बॉल उसके सामने से आए, तो उस टाइम वो क्या कर सके, जल्दी से वो डिसीजन ले सके क्या कि इस बॉल पर मुझे कौन सा शॉट खेलना है। तो नॉलेज होना एक कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, तभी आप एक्चुअल एग्जाम सिचुएशन में जो है क्या कर सकेंगे, तुरंत या फिर फास्ट क्या कर सकेंगे, आप डिसीजन ले पाएंगे और उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो प्री के लिए तो आवश्यक क्या है, प्रैक्टिस। अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, बस आपके पास नॉलेज होना चाहिए। पहला स्टेप मिस करके दूसरे स्टेप पर जंप नहीं करना है। ठीक है, पहला स्टेप तो वही है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है क्या कि आप जो है वो इस एग्जाम से दूर जा रहे हैं। पहली बात याद रख समझिए। दूसरी बात है मेंस राइटिंग। मेंस राइटिंग, ठीक है, हम लोगों में से बहुत सारे बच्चे या फिर आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे, आप लोग क्या सोचते हैं, मतलब क्या एक जनरल नोशन क्या होता है, हम लोग जो है वो यूनिवर्सिटीज के एग्जाम, ग्रेजुएशन वगैरह देके आए हुए होते हैं। जनरल नोशन हमारे दिमाग में क्या होता है, क्या कि टॉपिक देखा, क्वेश्चन में कोई एक पॉइंट देखा, क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, 2 लाइन का जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसमें से कोई एक पॉइंट पकड़ा, ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, उसके बारे में हमें जो भी पता होता है वो हम सारी की सारी उल्टी कर देते हैं उस पेपर पर। ठीक है, यानी कि हमें जो भी आ रहा होता है उसके बारे में हम सब लिख देते हैं, और हम एग्जामिनर से ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इसमें से तुम्हारे क्वेश्चन आंसर कहीं ना कहीं तो होगा, तो तुम खोजो। यही हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। जरा खुद सोच के देखिए कि अगर आप एग्जामिनर से मेहनत करवाइएगा, तो सिंपल सी बात है क्या है, वो मेहनताना तो नहीं करती, और उसका मेहनताना क्या होता है, उसका मेहनताना होता है कि वो आपके नंबर काटेगा, वो आपको कम नंबर देगा। ठीक है, चलिए इस बात को समझिए। थोड़ा सा मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, इस बात को समझिए। मान के चलिए क्या है कि मुझे क्या करना है, आज क्या है, खीर बनाना है। मान के चलिए मुझे एक बहुत अच्छी खीर बनानी है। ठीक, अब एक बात बताइए, इस खीर बनाने के लिए क्या है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। इंग्रेडिएंट्स लगेंगे यानी कि जो चीजें इस खीर में पड़ने वाली है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे। सबसे पहला तो इंग्रेडिएंट हो जाएगा मिल्क, दूध। दूसरा क्या हो जाएगा, शुगर यानी कि चीनी। तीसरा इंग्रेडिएंट हो जाएगा ड्राई फ्रूट्स, ठीक ना, अच्छी वाली खीर बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स। ठीक, और क्या पड़ता है, चावल। अरे चावल की खीर बनाना है तो बताओ कैसे, चावल तो चाहिए ना, बढ़िया ब्रांड वाला बासमती राइस का, ठीक ना। ये सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए, ठीक है, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। एक बात बताइए, ऐसे ही जब आप सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन में जब आप आंसर लिखने जा रहे हैं या फिर आप मेंस का आंसर लिखने जा रहे हैं, तो ये आपका खीर है। इसके इंग्रेडिएंट क्या है, इसके इंग्रेडिएंट है आपका नॉलेज, उस सब्जेक्ट का नॉलेज, कि आप उस सब्जेक्ट के बारे में कितना जान रहे हैं। दिस इज योर इंग्रेडिएंट। ठीक है, चलिए आपको क्या किया, खीर बनाने के ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने ला के दे दिए, जैसा आपने बोला था बिल्कुल वैसी ही क्वांटिटी में, और जैसी क्वालिटी आपने बोली थी एकदम वैसी ही क्वालिटी में मैंने आपको ला के दे दी। अब जरा खुद सोच के बताइए, क्या इंग्रेडिएंट का मौजूद होना इस बात की गारंटी है कि आप जो खीर बनाइएगा वो बहुत अच्छा बनने वाला है? बिल्कुल नहीं। ये बात समझ में आई क्या, कि मैंने आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स दे दिए, लेकिन क्या ये इस बात
आप जो खीर बनाने वाले हैं वो बहुत अच्छी बनने वाली है, इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है। यानी कि जस्ट बाय हैविंग नॉलेज व्हिच इज योर इंग्रेडिएंट फॉर राइटिंग अ आंसर, इससे ये बात इंश्योर नहीं हो जाता है क्या कि आप जो आंसर लिखने वाले हैं वो बहुत अच्छा आंसर होने वाला है। यानी कि इन इंग्रेडिएंट्स को किस मात्रा में यूज करना है ये भी आपको आना चाहिए। बात समझ में आई? एक बात बताइए, नॉलेज तो आपने एक्वायर कर लिया क्लास के थ्रू, लेकिन उन नॉलेज को आंसर में कैसे यूज करना है, कैसे क्वेश्चन का नेचर चेंज हो गया तो मुझे अपने आंसर का नेचर भी चेंज करना है, अपने आंसर का थीम भी बदलना है, ये भी तो आपको आना चाहिए। बात समझ में? तो क्या है, खाली नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपको राइटिंग स्किल्स सीखनी है। राइटिंग स्किल्स का क्या मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस आंसर में किस तरह के पॉइंट्स मेंशन करने हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे क्वेश्चन क्या पूछता है कि डिस्कस दिस स्टेटमेंट। अभी बात बताइए डिस्कस करना क्या होता है। कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्या मेंशन रहता है, क्रिटिकली एनालाइज दिस स्टेटमेंट। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बोलता है इलैबोरेट दिस पॉइंट। कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपसे ओपिनियन पूछा जाता है। अभी बात बताइए, आपने क्या किया, क्या कि सिंपली बस वो टर्म देखा और उसके बारे में लिखते चले गए। एक बात बताइए, जैसे जैसे क्वेश्चन के ये टर्म्स चेंज हो रहे हैं, डोंट यू थिंक कि क्वेश्चन का नेचर भी चेंज हो रहा है? यानी कि हर क्वेश्चन के हिसाब से कुछ ना कुछ तो चेंज हो रहा है। तो आपको ये स्किल आनी चाहिए, ठीक है? जैसे कि खाली इंग्रेडिएंट से काम नहीं चलेगा, खीर बनाना भी आना चाहिए, ठीक है? यानी कि पहला स्टेप क्या हो गया, नॉलेज। दूसरा स्टेप हो गया स्किल्स, राइटिंग स्किल्स। आगे बढ़ते हैं, मान के चलते हैं क्या कि आपने बहुत अच्छी खीर बनाई, ठीक है ना? आपने बहुत अच्छी खीर बनाई, मैंने आपको इंग्रेडिएंट ला के दिए और आपने खीर भी बहुत अच्छी बनाई। लेकिन एक बात बताइए, वो खीर जो है वो आप मुझे परोस के दे रहे हैं, ठीक है? तो एक बात बताइए, आपने क्या किया है, वो खीर आपने बहुत अच्छी बनाई, लेकिन क्या किया आपने उसको थाली में परोस दिया। अब ये बताइए, इस बात की गारंटी है कि आपने जो परोस के दिया वो मुझे अच्छा लग रहा हो? नहीं ना? इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं है कि आपने बहुत अच्छी खीर बनाई, लेकिन आपने जो उसको परोस के दिया, उस परोसने में कुछ कमी हो गई। आपने क्या किया, उसको प्लेट में परोस के मुझे दे दिया, जिसके कारण क्या है वो मुझे पसंद नहीं आया। बात समझ में आएगा ना? अब जरा सोच के देखिए, सिमिलरली यहाँ पर एग्जामिनर भी यही तो है, जो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी देख रहा है वो भी तो यही कर रहा है। आपने क्या किया, आपके पास इंग्रेडिएंट था, आपने क्या किया, बहुत अच्छी खीर बनाई, लेकिन आप उसको परोस के कैसे दे रहे हैं, दैट आल्सो मैटर्स। यानी कि आपके आंसर राइटिंग में प्रेजेंटेशन विल मैटर, कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करके दे रहे हैं। बात समझ में आई? अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा तो एग्जामिनर आपकी कॉपी को पढ़ेगा। सबसे पहले तो चुनौती यही है क्या कि एग्जामिनर मेरी कॉपी पढ़ ले। देखिए मैं क्लियरली बोल रहा हूं, हमारे लिए ये मेरा सपना है, ये मेरा ड्रीम है, ये आपका सपना है, ये आपके परिजनों का सपना है, ये आपका ड्रीम है, ये आपका एस्पिरेशन है क्या कि आप एक आईएएस ऑफिसर बनिए। ये एग्जामिनर का ड्रीम नहीं है, ठीक ना? आप अपने लिए खास है, आप एग्जामिनर के लिए खास नहीं है, ठीक ना? आप एग्जामिनर से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अच्छा वो आपकी कॉपी देखे और देखते ही वो एकदम चेक करे और खूब सारा आपको नंबर दे दे। ऐसा नहीं होता है। आपको एग्जामिनर को मजबूर करना होगा कि वो आपकी कॉपी पढ़े और वो आपको नंबर दे। आप जरा खुद सोच के देखिए, इस दुनिया का सबसे बोरिंग काम होता है कॉपी चेक करना। तो और भी कई सारे बोरिंग काम हो सकते हैं, लेकिन हाँ इस फील्ड की बात करें ना, कॉपी चेक करना बहुत बोरिंग काम है। आप जरा खुद सोच के देखिए, कोई एक ऐसी मूवी जो आपको पसंद नहीं आई है और उस मूवी को आपको बार-बार देखने के लिए बोला जा रहा है, आप कितनी बार उस मूवी को देख पाएंगे? नहीं देख पाइएगा। सिमिलरली एक बात बताइए, एग्जामिनर को जो चीजें पहले से पता है, आपको क्या लग रहा है वो जो आंसर चेक कर रहा होता है उनको उस क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता होंगे, बट ऑब्वियस है उसको पता है। जो चीजें उसको पता है, जो चीज पढ़ना उसके लिए बोरिंग लग रहा है, उसको पढ़ने में कोई मजा नहीं आ रहा है, वो सेम चीज उसको सुबह से शाम तक पढ़ना है, उसके लिए क्या होता है, वो तो सुबह आया जहां पर कॉपी चेक होती है, उसको 20-25 कॉपी दे दी गई, उसका टारगेट है क्या कि शाम तक उसको 20-25 कॉपी चेक कर देने हैं, पर कॉपी उसको जो है कुछ ना कुछ मेहनताना मिलेगा, कुछ ना कुछ उसको भुगतान किया जाएगा। अब सोच के देखिए, उसके लिए हर कॉपी क्या है, कुछ खास नहीं है, उसके लिए वो बस क्या है, उसका काम है क्या कि उसको चेक करना है और नंबर बैठा देना है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्यों? क्योंकि ये आपका सपना है,
कि आप उस एग्जामिनर को मजबूर कीजिए ताकि वो आपकी कॉपी पढ़े ही पढ़े। ये बात समझ में आई? तो प्रेजेंटेशन विल मैटर। आप कितना भी अच्छा आपका नॉलेज हो, आपने कितना भी अच्छा आंसर लिखा हो, लेकिन यदि आपका आंसर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा नहीं है ना, तो आप बहुत अच्छे नंबर नहीं ले सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन विल मैटर। क्या जो पूछा हुआ है बिल्कुल वही मेंशन करना, अपनी बातों को जितना अच्छे से अच्छे तरीके से वो प्रेजेंट करना, चार्ट्स, डायग्राम्स, इन सब को यूज करना, अपनी बातों को इतने आसान शब्दों में समझाना क्या कि एग्जामिनर का मेहनत कम पड़े। एक लाइन में समझ लीजिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि एग्जामिनर के मेहनत को कम करना। एग्जामिनर को मेहनत कम पड़ेगा तो क्या है, अच्छे नंबर देगा। ठीक है, मींस में देख रहे हैं ये तीनों स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। क्या कि इंग्रेडिएंट यानी कि हैविंग नॉलेज, राइटिंग स्किल्स, कि आप जो है वो जो 2 पेज दे रखा है 10 नंबर के लिए आपको जो 150 शब्द दे रखे हैं, बट ऑब्वियसली एग्जैक्टली 150 शब्द में कोई नहीं लिखा है, लेकिन हाँ जो स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम है और स्टिपुलेटेड जो स्पेस है आपको उतने में ही लिखना है। जो 15 नंबर के क्वेश्चन है जितना आप स्पेस दे रखा है उतने में लिखना है। तो राइटिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, प्रेजेंटेशन विल मैटर। यहां तक क्लियर है? ठीक, मींस ये तीनों चीजें हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ेंगी ना, हम इस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन साथ साथ हम इन दोनों चीजों पर भी बात करेंगे। ठीक है, और ये बिल्कुल भ्रम में नहीं रहिएगा क्या कि नॉलेज मैं अभी एक्वायर कर लेता हूं और सीधे जाऊंगा पीटी निकालने के बाद सीधे मेंस में मैं ऐसा आंसर लिखूंगा कि एग्जामिनर जब पढ़ेगा ना तो एक बार तो उसकी को से गिर जाएगी, मतलब गिर जाएगा फिर उठ के पढ़ेगा कि अरे इसी की तो मुझे तलाश थी। इस भ्रम में भी नहीं रहिएगा। ठीक ना, आपको अभी से ही प्रयास करना होगा, धीरे धीरे लिखने का प्रयास कीजिए। आप खुद सोच के देखिए, वहां पर आपको मेंस में 3 घंटे में 10 नंबर वाले 10 क्वेश्चन यानी कि लगभग 15,000 के आसपास सब दिए हो गए, मतलब 1500 के आसपास सब दिए हो गए, और 15 नंबर वाले जिनको आप 250 शब्दों में बोलते हैं तो यानी कि लगभग 2,500 शब्द हो गए, यानी कि पर पेपर 3 घंटे में आपको 4,000 के आसपास वर्ड्स तो एग्जामिनर के हिसाब से लिखने हैं। और अब ऐसा क्या कि अगर आप आंसर लिख रहे होते तो आप इससे ज्यादा ही लिखते हैं, यानी कि 3 घंटे में आपको लगभग 5,000 शब्द लिखने हैं। कैन यू इमेजिन किस स्पीड पर आपको लिखना है? और इतना ही नहीं, एक पेपर लिखना है, जीएसटी पेपर लिखना है, फिर 2 घंटे का ब्रेक है, जिसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा रेस्ट भी करना है, आपको खाना भी खाना है, और क्या करना है, आपको अगले पेपर के लिए रिवाइज भी करना है, और फिर 5,000 शब्द लिखने हैं जीएस पेपर 2। तो आपको समझ में आ रहा है क्या कि आपके लिखने का प्रैक्टिस कितना ज्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कम से कम वो 5,000 शब्द तो लिख पाइए। इसीलिए प्रैक्टिस आवश्यक है। समझ में आई यहाँ तक? लेकिन 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 यहीं पर एक पहला डिस्क्लेमर क्या है कि इसका ये मतलब नहीं है कि पहले ही दिन से आंसर लिखना है। क्यों? क्योंकि ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप पहले, तब ना दूसरे स्टेप पर जाएंगे। तो नॉलेज हुआ नहीं और पहले ही आप आंसर लिखने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि अब आज से इकोनॉमिक्स से स्टार्ट हुई और आज ही से बैठ के जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं। बट ऑब्वियस है कि एक बात रही, नॉलेज रहेगा, आपको उसके बारे में जानकारी रहेगी तभी तो आप लिख पाइएगा। पहले थोड़ा सा नॉलेज गैदर कर लीजिए, जैसे 2-3 टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा फिर क्या कीजिएगा, आंसर लिखना प्रारंभ कीजिएगा। या फिर जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़ लिए हैं इससे पहले, जो 2-3 सब्जेक्ट्स अगर आपने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं तो आप उनकी आंसर लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? क्या कि पहले ही जंप नहीं करना है सेकंड स्टेप पर, पहले पहला स्टेप। क्लियर? तो मेंस के संदर्भ में ये थी बात। ठीक है, थोड़ा सा हमें बात करना है पीटी के बारे में अलग से। थोड़ा सा खास है पीटी। ठीक है, पीटी आ भी रहा है तो पीटी थोड़ा सा खास है, 2 कॉन्टेक्स्ट में खास है। बात समझिए, पहली बात तो ये जो पीटी का एग्जाम होता है ना, पीटी का एग्जाम होता है, आपको पता होगा ये एमसीक्यू बेस्ड होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है जिसके नीचे आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। यू हैव टू आइडेंटिफाई द रियल ऑप्शन या फिर द करेक्ट ऑप्शन। यही होता है एग्जाम। अब जरा सोच के देखिए, पीटी और मेंस में ये डिफरेंस है। पीटी में क्या डिफरेंस है कि आपके सामने सही आंसर है, आपको वो सही आंसर पहचानना है। यू जस्ट हैव टू रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर। लेकिन मेंस में क्या हो रहा था, मेंस में आपको आंसर लिखना पड़ रहा था। तो इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है क्या कि पीटी में आपके सामने ऑप्शंस मेंशन्ड है, आपके सामने इन 4 ऑप्शन में से एक सही आंसर है और आपको क्या करना है, वो सही आंसर आइडेंटिफाई करना है। ठीक ना? तो देखिए पीटी में तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। देखिए पीटी के क्वेश्चंस को आंसर करने के 2 तरीके हैं।
क्वेश्चन पढ़ा और यू नो द आंसर। जैसे बहुत ही मतलब इजी सा एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया क्या कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है, बट ऑब्वियसली ये ऐसा क्वेश्चन जो है आपको यूपीएससी में नहीं पूछने वाला है, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल। मैं बस एग्जांपल के लिए जो है ये प्रश्न कर रहा हूं, ठीक है ना। मान लीजिए चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, आप उसका आंसर जानते हैं क्या कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक। तो आप क्या कर रहे हैं, आप इस क्वेश्चन का आंसर जान रहे हैं और क्या किया आपने उस आंसर को खोजा, क्या कि कौन सा ऑप्शन कहां पर कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आपने क्या किया उसको मार्क किया। क्लियर। पहला तो तरीका ये है कि आपको क्वेश्चन का आंसर पता था तो आपने मार्क कर दिया, ठीक है। दूसरा, फिर से मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं बस बात को समझाने के लिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन दूसरे लेवल के आते हैं लेकिन वहां कैसे यूज होगा, वहां कैसे ये ट्रिक्स अप्लाई होंगे वो सारी चीजें मैं बताऊंगा आगे की क्लास में, लेकिन यहां बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं पूछ रहा हूं आपसे। सेम यही क्वेश्चन किया गया कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री कौन है, ऑप्शन ए आपको दे रखा है एंजेला मर्केल, ठीक। ऑप्शन बी दे रखा है आपको जो बाइडेन, ऑप्शन सी हमको दे रखा है मान के चलिए क्या कि शी जिनपिंग, और ऑप्शन डी दे रखा है आपको नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र मोदी, ठीक। एक बात बताइए, ये थोड़ा सा मतलब क्या होता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसीलिए जो है मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया है। मैं एक सेकंड के लिए मान के चलता हूं क्या कि मुझे ये नहीं पता है क्या कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि एंजेला ये नाम जो है वो तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय का नाम तो नहीं हो सकता है, एंजेला नाम का लोग आदमी जो है वो भारत में जनरली नहीं होते हैं। तो केवल इस बेसिस पर क्या, यहां देखिए मुझे प्रधानमंत्री के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है क्या कि एंजेला नाम के लोग जो है वो जनरली भारत में नहीं मिलते हैं या फिर इतना पॉपुलर नाम नहीं है एंजेला नाम के। इस बेसिस पर क्या किया, ये मेरा देखिए क्या है प्रीकंसीव्ड या फिर कोई प्रीवियस नॉलेज है जिसके बेसिस पर क्या किया मैंने इस स्टेटमेंट को एग्री, ठीक है। मुझे ये पता है कि जो नाम ये भारत में नहीं चलता है इस तरह का, मैंने क्या किया इस स्टेटमेंट को भी काट दिया। मैंने क्या कहा सी, इस तरह के नाम तो जापानीज होते हैं या चाइनीज होते हैं, तो भारत का प्रधानमंत्री का इस तरह का नाम तो नहीं होना चाहिए। ये बात बताइए, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता था, लेकिन मुझे ये पता था कि ये तीन चीजें नहीं हो सकती हैं और मैं क्या हो गया सही आंसर तक पहुंच गया। बात समझ में आया? यानी कि पीटी के क्वेश्चंस को आंसर करने के दो तरीके होते हैं, इधर बाय नोइंग द क्वेश्चन और थ्रू ऑप्शंस। आप ऑप्शंस के माध्यम से जो है वो सही आंसर तक पहुंचते हैं। बात समझ में है? ठीक है। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं बच्चों को पढ़ाने के लिए या फिर मतलब बाकी क्लासेस में मैं ये एग्जांपल लेता हूं, आपको भी एक बार देखिए समझाने का प्रयास करता हूं। इसी चीज को एक दूसरे एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं, जरा बातों को गौर कीजिएगा। मान के चलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है पीटी में क्वेश्चन पूछ लिया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, इनमें से किस स्थान पर इंडिया का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लोकेटेड है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लोकेटेड है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लोकेटेड है। आप में से कई सारे बच्चे होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे कि अच्छा ऐसी भी कोई चीज होती है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, कोई नहीं था, कोई इसके बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक ना। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या होते हैं, जहां पर हम भंडार करके रखते हैं पेट्रोल या फिर मतलब ये क्रूड ऑयल्स, ताकि क्या हो सके जब कोई परिस्थितियां खराब हो, जब इंटरनेशनल मार्केट में इसके दाम बढ़ जाए तो क्या हो सके हम यहां से निकाल के यूज कर सके या फिर हम यूज कर सके, हमारे पास भंडार होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए। तो इट इज जस्ट लाइक अ स्टॉक। अभी तक इतना ही समझिए, अभी इतना ही समझिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत में किस क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो लोकेटेड है। अच्छा ऑप्शंस पढ़ो, ऑप्शन ए क्या दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है हम्बनटोटा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, भारत में कौन से क्षेत्र में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है वो लोकेटेड है। पहला ऑप्शन है हम्बनटोटा, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी है चटगांव या चटगांव, ऑप्शन सी है मान के चलिए क्या, ऑप्शन सी है आपका
पता क्या कि भारत में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहां लोकेटेड है। एक सेकंड के लिए मैं मान के चलूंगा मुझे बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि हम्बनटोटा जो है वो भारत में नहीं है, हम्बनटोटा कहां है, श्रीलंका में। ठीक है, मुझे ये पता है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंडिया में कहां स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, मैं इसके बेसिस पर इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकता हूं। ठीक है, मुझे ये पता है कि चट्टगांव जो है, चट्टगांव ये तो बांग्लादेश में है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में कहां लोकेटेड है, तो सिंपल सी बात है ये स्टेटमेंट तो नहीं हो सकता है ना, तो चट्टगांव भी नहीं हो सकता है। मुझे ये पता है क्या कि माले जो है ये तो मालदीव की राजधानी है, इट इज द कैपिटल ऑफ मालदीव। तो भारत में पूछ रखा है ना कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कहां है, बात बताइए, लेकिन नहीं है। सही आंसर क्या होगा, इवन विदाउट नोइंग कि पार्डुर में जो है इंडिया में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हां वास्तव में पार्डुर में जो है वो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। पार्डुर हो गया, मैंगलोर हो गया, इन क्षेत्रों में है, चांदी खोल, इन सब क्षेत्रों में बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, वो पढ़ाया जाएगा किसी और सब्जेक्ट में, आप पढ़िएगा इनके बारे में, कोई नहीं। यहाँ पर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो बात समझ में, यहाँ पर मैं समझाना चाह रहा हूँ क्या कि कैसे आप एक्चुअल आंसर तक पहुँचते हैं। ठीक ना, तो इसीलिए पीटी में प्रैक्टिस मैटर करेगा, प्रैक्टिस। आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का नॉलेज, एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैंने किसी दूसरे सब्जेक्ट का नॉलेज यूज किया ना, मैंने अपने ज्योग्राफी का नॉलेज यूज किया। ठीक ना, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व ये कहां, इंटरनल सिक्योरिटी, या फिर अगर आप एनर्जी से इसको लिंक कीजिए तो ये साइंस एंड टेक या ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। लेकिन मैंने क्या किया, आपने ज्योग्राफी के नॉलेज को यूज किया और इसके बेसिस पर क्या हुआ, मैं सही ऑप्शन तक पहुंच गया। तो आपके अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए। ये स्किल्स कब आएंगे, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो पाएगा। मैं आपको सही बता रहा हूं, आप लोगों में से जिन लोगों ने यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रखा होगा, आपके लिए आपके जीवन के वो 2 घंटे सबसे फास्ट बीते होंगे, until and unless कि आप केवल टाइम पास करने के लिए ना गए। ठीक ना, अब जिन लोगों की तैयारी नहीं होती है उन लोगों के लिए तो फिर वो जानते ही हैं, वो 2 घंटा जो होता है वो बहुत भारी हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, बैठ के क्लास में गिनते हैं कि कितने पंखे लगे हुए हैं। ठीक ना, सर जो है वो कौन से कलर का शर्ट पहने हुए हैं, मैडम जो है वो कौन से कलर का जो है वो इन्विजिलेटर कौन से कलर का ड्रेस पहन के आई हुई है, तो उनके लिए भारी हो जाता है। लेकिन हाँ, मैं सीरियस एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ। जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो 2 घंटे कब बीते। अगर आप पहले से प्रैक्टिस नहीं किए रहिएगा ना इन सब चीजों की, आप एक्चुअली एग्जाम में इनको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो निश्चित रहिए, अभी हम लोग चर्चा करेंगे, जब हम लोग कुछ टॉपिक्स पढ़ लेंगे ना तो हम देखेंगे 2020 के 22 के क्वेश्चंस, 2021 के क्वेश्चंस जो इकोनॉमिक्स में आए हुए हैं, और मैं आपको क्लास में दिखाऊंगा क्या कि इन क्वेश्चंस के सही आंसर तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ठीक है, विद हैविंग नॉलेज या फिर इवन विदाउट हैविंग नॉलेज उन क्वेश्चन के आंसर तक कैसे पहुंचा जा सकता है, मैं सारी चीजें दिखाऊंगा। यहां तक क्लियर है? ठीक, तो यहां तक हमने क्या देख लिया, क्या कि हमें तैयारी करनी कैसे है, क्लियर है ना, कि तैयारी करनी कैसे है, कैसे जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपने आंसर्स को, चाहे वो मेंस का हो चाहे वो प्री का हो, हमें कैसे तैयार करना है, यहां तक हमें ये सारी चीजें समझ। ठीक है, अब हम करते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी सेशन की तरफ, क्या कि आखिर इकोनॉमिक्स क्या है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि क्या है, इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स जरा बात को समझिएगा, गौर कीजिएगा। आप लोगों में से कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रखी होगी, नहीं भी पढ़ रखी होगी तो कम से कम सुना जरूर होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सुना जरूर होगा आप लोगों ने। एक बात बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बोला जाता है कि ये ऐसी सिविलाइजेशन थी जिसमें ट्रेड चलता था। आप लोगों ने सुना होगा भारत के सिंधु घाटी क्षेत्र से व्यापार होता था, कहां व्यापार होता था, मिस्र की सभ्यता के साथ या फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ। टिग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर के बगल में जो उस टाइम जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता हुआ करती थी, इनके साथ व्यापार हुआ करता था। ठीक है, आपको ये पता होगा कालांतर में बहुत सारे राजा हुए, आपने पढ़ा होगा या सुना जरूर होगा इन सब के बारे में, क्या कि सब जो है कोई चांदी का सिक्का निकालता था, कोई सोने का सिक्का निकालता था, सारी चीजें चलती थी। अलग अलग राजाओं के अलग अलग जो है वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम हुआ करते थे कि खेती पर आपने सुना होगा 1/4 जो है वो फसल लिया करते थे, यानी कि अर्थव्यवस्था चलती थी ना, उन राजाओं के कार्यकाल में भी तो अर्थव्यवस्था चलती थी। यानी कि हमें अपने इतिहास के बारे में जहां से ज्ञान है, बट ऑब्वियसली सिंधु घाटी सभ्यता से पहले के बारे में भी हमारे पास ज्ञान है। जैसे कि
आसान युग वगैरह में, लेकिन हम उतना पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन अन्य जगह जहाँ से जो है वो स्क्रिप्टेड है, जहाँ से जो है वो सारी चीजें मेंशन्ड है, समाज में अर्थ व्यवस्था जो है वो तो चलती ही थी ना। कोई भी समाज चल रहा है यानी कि वहां पर अर्थव्यवस्था है, पैसों का लेन देन हो रहा है, व्यापार वाणिज्य हो रहा है, लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं ना। जैसे मान के चलिए हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, आखेट शिकार कर रहे हैं, फिर कृषि करने लग गए, फिर व्यापार करने लग गए। ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटी ही तो है, ठीक ना। तो यानी कि अर्थव्यवस्था जहां से हमें पता है, जैसे किसी दुगारी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या माना जाता है? लगभग वही 1800 BCE, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। अभी जो हम हैं 2023 कॉमन एरा में, यानी कि पहले तो 2023 से पहले जाओ जीरो पर और फिर पीछे जाओ 1800 साल और पीछे, यानी कि लगभग 4000 साल पहले से ही हमारे पास स्क्रिप्टेड है ये सारी चीजें, क्या कि आर्थिक गतिविधियां तो चलती ही थी ना, ठीक है। इसके अलावा आपने एंशिएंट हिस्ट्री में एक और टर्म सुना होगा, चाणक्य, हम तो सुना ही है, ठीक। कौटिल्य, जिनको हम बोलचाल की भाषा में कौटिल्य भी उनको कहा जाता था, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे, ठीक है। उनकी एक प्रमुख पुस्तक थी, क्या नाम है उसका? उसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, इकोनॉमी को हिंदी में अर्थशास्त्र ही कहते हैं। यद्यपि ये पुस्तक जो है वो आर्थिक परिदृश्यों पर नहीं लिखी गई थी, इसमें जो है वो पूरा राजकाज, ये राजनीति की पुस्तक है। लेकिन सिंपल सी बात है, आप खुद सोच के देखिए ना, किसी भी राज्य को बनाए रखने के लिए, किसी भी शासन को बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था का भी मजबूत रहना, आर्थिक ढांचे का भी मजबूत रहना एक प्रीरिक्विजिट है कि नहीं, ठीक है। तो हमें कुछ अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ चीजें यहाँ से भी मिलती है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कि ऐसा नहीं है, हमारे भारतीय समाज में, भारतीय इतिहास में भी हमें अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र से संबंधित बहुत सारी जानकारियां मिलती है। आपने सुना होगा अलग अलग राजाओं के अलग अलग तरह के तरीके होते थे, कर वसूलने के, जन कल्याण करने के, पैसों के संचालन, मुद्राओं सिक्कों के संचालन से संबंधित। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें तो अर्थशास्त्र के ही अंतर्गत आती हैं, यहाँ तक क्लियर है ना। लेकिन अर्थशास्त्र को सिस्टमैटिक रूप से एक डिसिप्लिन यानी कि एक विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय जो है वो किनको दिया जाता है? वो दिया जाता है एक स्कॉटिश स्कॉलर या फिलोसोफर कह सकते हैं आप, एक स्कॉटिश स्कॉलर, स्कॉटलैंड के स्कॉलर। उनका नाम क्या है? उनका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के एक विद्वान थे, फिलोसोफर कहा जाता है। इनको अर्थशास्त्र का फादर माना जाता है। ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनको अर्थशास्त्र का पितामह माना, ठीक है। रीजन क्या है? द ईयर वाज 1759। द ईयर वाज व्हाट? द ईयर वाज 1759। इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम था दी मोरल सेंटिमेंट्स। The moral sentiments, to be more precise, the theory of moral sentiments, the idea of moral sentiments, या the moral sentiments आप कुछ भी मान सकते हो। The moral sentiments 1759 में इन्होंने बुक लिखी, ठीक है। इस बुक में पहली बार इन्होंने क्या प्रेजेंट किया? आइडिया क्या? The idea of invisible hand। The idea of invisible hand। नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। The idea of invisible hand। ये पहले विद्वान थे जिन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा क्या कि बाजार यानी कि मार्केट जो है ना, उसमें एक इनविजिबल हैंड होता है जो इस पूरे बाजार को चलाए रखता है। बात को जरा गौर से समझिएगा। फिलोसोफर है, बट ऑब्वियसली थोड़ी सी बहकी बातें तो करेंगे, लेकिन कोई मेरे ऊपर भरोसा रखिए, मैं समझाऊंगा आपको। खैर इन्होंने भी बहुत क्लियरली समझाया था, लेकिन बट ऑब्वियसली थोड़े से टर्म्स वगैरह तो ऐसे ही यूज करते हैं ना फिलोसोफर वगैरह। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि मार्केट में एक इनविजिबल हैंड होता है। ये इनविजिबल हैंड क्या होता है? ये इनविजिबल हैंड होता है जो मार्केट को चलाया करता है। मार्केट कैसे चलता है? आप जरा कुछ सोच के देखिए।
मार्केट चलता है डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई हर साल आप सुनते हैं क्या कि जब मानसून वगैरह का सीजन आता है या फिर वो जो अगस्त सितंबर वगैरह का टाइम आता है, आप अक्सर सुनते हैं कि टमाटर के भाव जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। आपने सुना होगा जरूर, ठीक ना? मतलब साल में कुछ महीने ऐसे आते हैं जब टमाटर वगैरह का जो है वो भाव बढ़ जाता है। रीजन क्या है? रीजन है डिमांड सप्लाई। आप खुद सोच के देखिए क्या है, मार्केट में मान लीजिए कि डिमांड है 10 केजी, 10 केजी मार्केट में डिमांड है, मार्केट में मान लीजिए डिमांड है 10 केजी टोमेटो की। अरे यही लखनऊ का ही एक गोमती नगर का एक छोटा सा मार्केट मान लेते हैं, यहाँ डिमांड है मान लीजिए 10 केजी टोमेटो की, ठीक है ना? 10 केजी टमाटर की डिमांड है, ठीक? लेकिन सप्लाई, टमाटर का सप्लाई कितना आ रहा है? 5 केजी ही आ रहा है। बाहर से या फिर आसपास के क्षेत्रों से जो टमाटर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5 केजी ही आ रहा है। अगर आप खुद सोच के बताइए इसके कारण क्या होगा? जो टमाटर बेचने वाला है वो क्या करेगा? दाम बढ़ा देगा। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि खरीदने वाले ज्यादा हैं, बायर्स ज्यादा हैं और सेलर्स जो है वो कम है। सिंपल सी बात क्या है? इसके कारण क्या हो जाएगा? टमाटर की कीमतें बढ़ जाएगी। यही है डिमांड सप्लाई। यदि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इट लीड्स टू इंक्रीज इन प्राइस। बात समझ में आया? इसी को हम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं कि महंगाई बढ़ गई। महंगाई क्या है? टू मेनी हैंड्स चेजिंग फ्यू गुड्स। बात समझ में आया? ज्यादा लोग, ज्यादा हाथ कम गुड्स का पीछा कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है क्या कि उसका सप्लाई कम है तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। बात यहां तक समझ में आया? ठीक है। इसी के बाद क्या होता है? आप फिर सुनते हैं कि टमाटर के भाव बढ़ जाते हैं, फिर उसके बाद कुछ महीनों बाद जाकर फिर पौने दामों में मिलने लग जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? डिमांड उतनी ही है। मार्केट में डिमांड जो है वो 10 केजी की ही है, लेकिन अब सप्लाई कितना आ गया है मार्केट में? अब सप्लाई आ गया है 20 केजी। अब सिंपल सी फिर से खुद सोच के बताइए, खरीदने वाले 10 केजी ही है, लेकिन मार्केट में जो है वो 20 केजी टमाटर आ चुका है। अब एक बात बताइए क्या होगा? फिर जो ठेला वाला होगा वो यही बोलेगा क्या कि देख लीजिए, जो आपको भाव ठीक लगे वो दे दीजिए। क्यों? क्योंकि वो कितने दिन तक स्टोर करके रखेगा, वो खराब हो जाएगा। तो यानी कि क्या है कि जब सप्लाई बढ़ जाता है, डिमांड घट जाता है, तो क्या हो जाता है? प्राइसेस क्रैश करने लग जाते हैं, कीमतें गिरने लग जाती हैं। आप अक्सर ये बातें सुनते होंगे, आपने न्यूज़ वगैरह में ये चीजें देखा होगा क्या कि मंडी लेके गया किसान और फिर क्या किया? उसने मंडी के बाहर ही अपना सारा टमाटर ट्रेलर मतलब ट्रैक्टर से उठा के फेंक दिया। क्यों? क्योंकि प्राइस उसका इतना ज्यादा गिर गया था, सप्लाई इतना ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण क्या है? उसकी कीमत गिर गई है। यही है वो इनविजिबल हैंड जो मार्केट को चलाता है। यानी कि एडम स्मिथ का क्या कहना था कि मार्केट में सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मार्केट जो है वो अपने आप डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर चलता है। यानी कि मार्केट में किसी भी कमोडिटी, किसी भी गुड, किसी भी वस्तु का कीमत है ना, वो उस वस्तु के डिमांड और सप्लाई पर बेस्ड होता है। अब समझ में इनविजिबल हैंड का क्या मतलब है? इस डिमांड और सप्लाई को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन ये वही हाथ है जो पूरे मार्केट को इशारों पर नचाता है। इसी इनविजिबल हैंड की बात की थी एडम स्मिथ ने। ये बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है ना? ठीक है। उन्होंने बोला क्या कि मार्केट में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, इसीलिए इनको कहा जाता है ही इज ऑफन कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ कैपिटलिज्म एज वेल। इनको जो है वो पूंजीवाद का पिता भी कहा जाता है। क्यों? आप सोच के देखिए क्या कि मार्केट को, ये वही संकल्पना है जो क्या कहती है कि सरकार को मार्केट में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बाजार को छोड़ दो, अपने हिसाब से काम करने दो, ठीक ना? जैसा डिमांड, जैसा सप्लाई रहेगा उसके हिसाब से क्या होगा? मार्केट में प्राइस डिसाइड होंगे, कंपटीशन, ठीक ना? यदि तुम्हारा क्वालिटी, तुम्हारे गुड्स की क्वालिटी इंफीरियर है और अगर तुमसे अच्छा कोई क्वालिटी वाला सामान लेके आ जाता है, कोई अच्छा प्रोडक्ट आ जाता है और तुमसे ठीक ठाक प्राइस में दे देता है, तो क्या करेगा? तुम्हारा मार्केट खा जाएगा। यानी कि सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। ये था कॉन्सेप्ट 1750। क्लियर है? ठीक है ना? यही तो कैपिटलिज्म का मूल है, यही तो पूंजीवाद का मूल है। आगे बताऊंगा, आगे की क्लासेस में मैं डिटेल में बताऊंगा, निश्चित रहिए। इनफैक्ट कल की ही क्लास में हम लोग पहुंच जाएंगे, तब मैं डिटेल में बताऊंगा पूंजीवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, समाजवाद क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, सब बताऊंगा। यहाँ तक बस इतना समझ लीजिए। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ तक तो ये बात समझ में आ गई क्या कि ये था पहली उनकी किताब, लेकिन इस किताब के लिए वो इतने फेमस नहीं हुए हैं। वो फेमस हुए हैं अपनी दूसरी किताब के। उनकी दूसरी किताब जो कि 1776 में पब्लिश हुई,
जो कि 1776 में पब्लिश हुई। इसका क्या नाम था? इसका नाम था, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, इसका नाम था दी वेल्थ ऑफ नेशन। दी वेल्थ ऑफ नेशंस। इस किताब ने उनको जो है वो एडम स्मिथ से द एडम स्मिथ बनाया। ये वही किताब है जिसने उनको क्या किया? एडम स्मिथ से द एडम स्मिथ बनाया। ऐसे इस किताब का बड़ा नाम है, मतलब पूरा नाम जो है वो ज्यादा लंबा है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में द वेल्थ ऑफ नेशन बोल देते हैं। ऐसे इसका पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर and causes of the wealth of nation। wealth of nations ये है किताब का पूरा नाम। 1776 हम बोलचाल की भाषा में इसको क्या कहते हैं? द वेल्थ ऑफ नेशन। नाम से ही पता है, वेल्थ ऑफ नेशन, द वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि एक राष्ट्र की संपत्ति क्या है। 1776 सोचिए ये कौन सा दौर है? 1776 का दौर, ठीक है ना, जिस टाइम पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इससे पहले क्या होता था? इस काल से पहले क्या होता था? एक देश जो है वो दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करता था और फिर क्या करता था? उसके यहाँ से संपत्ति, सोना चांदी, बुलियन, जिसको हम बोलचाल की भाषा में उस टाइम मतलब बोला जाता था कि बुलियन एकत्र करते थे। और क्या होता था? इस टाइम मर्केंटलिज्म चलता था। मर्केंटलिज्म, आप हिस्ट्री में पढ़िएगा इसके बारे में। मर्केंटलिज्म में क्या था कि वो देश बड़ा है, किसी देश की संपत्ति का पैमाना क्या होता था कि उस देश के पास कितने ज्यादा बुलियन है, कितना ज्यादा सोना चांदी है। उस बेसिस पर क्या डिसाइड होता था कि वो देश, उस देश के पास वेल्थ कितना ज्यादा है। यानी कि इस किताब के आने से पहले क्या था? इस किताब के आने से पहले एक नेशन के वेल्थ का पैमाना क्या हुआ करता था? मर्केंटलिज्म। क्या कि उस देश, किस देश के पास कितना ज्यादा सोना चांदी है, कितना ज्यादा संपत्तिवान है। ये पहले आदमी थे एडम स्मिथ जिन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा क्या कि नहीं, केवल सोना चांदी होना एक देश की संपत्ति का आधार नहीं है। एक देश कितना ज्यादा वैश्विक स्तर पर व्यापार वाणिज्य करता है, कितना ज्यादा ट्रेड करता है, वो कितना ज्यादा अपने देश में प्रोडक्शन करता है और दूसरे देशों को बेचता है, ये आधार है उस देश की संपत्ति का। यानी कि क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन के माध्यम से एडम स्मिथ वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने जीडीपी का कॉन्सेप्ट दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बहुत डिटेल में करवाऊंगा, निश्चिंत रहिए। आधा एक घंटे की क्लास चलेगी केवल जीडीपी पर, बहुत डिटेल में करवाऊंगा। लेकिन यहाँ तक ये बात समझ में आई कि उन्होंने मर्केंटलिज्म में क्या था कि जिस देश के पास ज्यादा सोना चांदी है वो देश बड़ा है, ठीक है, उस देश के पास संपत्ति ज्यादा है। इस अवधारणा को उन्होंने बदला। इन्होंने क्या कहा कि नहीं, संपत्ति, नेशन की संपत्ति का आधार, नाम देखिए ना, इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एक देश की संपत्ति का नेचर क्या होगा और कारण क्या होंगे, उस पर ये इंक्वायरी थी। तो इन्होंने अपनी इंक्वायरी में यही बताया क्या कि संपत्ति का आधार होगा क्या कि वो देश कितना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है और दूसरे देशों को कितना ज्यादा बेच रहा है। इसी यही तो आधार बना ना इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या था कि इन पाश्चात्य देशों में क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, मशीनों के आधार पर प्रोडक्शन किया गया और फिर क्या है, उसको बाकी उपनिवेशों में बेचा गया। बात समझ में? यही है वेल्थ ऑफ नेशन का कॉन्सेप्ट। और यही कारण है कि एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि इन्होंने एज अ डिसिप्लिन इसको एस्टैब्लिश करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, एडम स्मिथ के बारे में एक लाइन और बता दूं आपको, क्या कि एडम स्मिथ ही थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने डिफरेंशिएटेड वेज सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया। डिफरेंशिएटेड वेज सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया। क्या है डिफरेंशिएटेड वेज सिस्टम? डिफरेंशिएटेड वेज सिस्टम का सिंपल सा क्या मतलब है कि रिस्क है तो इश्क नहीं है, रिस्क है तो क्या है, रिवॉर्ड ज्यादा है, ठीक ना। यानी कि जो काम जो रिस्की है नेचर में, जिनमें जीवन का या फिर आर्थिक रूप से किसी भी रूप से रिस्क ज्यादा है,
उसमें वेज ज्यादा होगा। बात समझ में आया? यानी कि सारे जॉब्स में वेज सिमिलर नहीं हो सकते हैं, डिफरेंशिएटेड वेज सिस्टम। जो जॉब जितना ज्यादा रिस्की है उसमें वेज उतना ज्यादा होना चाहिए। ये भी कॉन्सेप्ट एडम स्मिथ ने दिया, ठीक है। 1776 समझ रहे हैं, यानी कि 18वीं शताब्दी, लगभग 200 सालों तक इनका यही कॉन्सेप्ट जो है पूरे वैश्विक स्तर पर मान्य रहा। यही वो दौर है जब क्या है पूंजीवाद फला फूला चारों तरफ, ठीक ना। सिंपल सी बात है, कुछ तो काउंटर वाले आएंगे ना, इसी पूंजीवाद के काउंटर में आप लोगों ने नाम सुना होगा कार्ल मार्क्स, जरूर नाम सुना होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत प्रमुख लाइन कही जा सकती है कि यू विल आइदर हेट कार्ल मार्क्स और यू विल आइदर लव कार्ल मार्क्स, बट यू कैन नॉट इग्नोर कार्ल मार्क्स। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा आदमी था जिसने पूरे विश्व को दो भाग में बांट दिया वैचारिक स्तर पर, ठीक ना। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप उसको एकदम बिल्कुल नफरत कर सकते हैं, या फिर आप उसको बहुत प्यार कर सकते हैं, लेकिन आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स पूंजीवाद के विरोधी थे, ठीक ना। लेकिन फिर भी वैश्विक स्तर पर क्या है, ये मान्यता एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित की गई मान्यता जो है वो प्रचलित रही, बहुत लंबे समय तक प्रचलित रही, ठीक है। इसी कॉन्टेक्स्ट में इस संकल्पना को पहली चुनौती मिली कब? 1929 सुना होगा आप लोगों ने 1929, द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। पूरे वैश्विक स्तर पर वैश्विक महामंदी आई। रिसेशन छोटा है, रिसेशन जब बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है ना, जब बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है, देन वी कंसीडर इट एज, तब हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं डिप्रेशन। यानी कि जब वैश्विक स्तर पर महामंदी आई, तब जाके पहली बार लोगों को लगा क्या कि अच्छा एडम स्मिथ के भी कॉन्सेप्ट में कुछ कमियां हो सकती हैं। इसी काल में इनसे थोड़ा सा मतलब ये 1929 के आसपास एक और जो है वो ब्रिटिश स्कॉलर हुआ करते थे जिनका नाम था जॉन मियार्ड, जॉन एम कीन्स। इन्होंने 1929 से पहले ही अपना कॉन्सेप्ट प्रतिपादित किया था और उन्होंने ये बोला था कि नहीं, एक मार्केट को जो है वो खुला नहीं छोड़ा जा सकता है, गवर्नमेंट को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ न कुछ इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, गवर्नमेंट को इसको रेगुलेट करना चाहिए, इसको नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। तो 1929 जब तक ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन नहीं आया ना, तब तक लोगों को लग रहा था कि एडम स्मिथ की संकल्पना बिल्कुल सही है, उसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आया तो लोगों को लगा कि नहीं, देखो मार्केट को खुला छोड़ दिया, इनविजिबल हैंड के भरोसे छोड़ दिया, देखो इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, तो यानी कि क्या है, गवर्नमेंट की का हस्तक्षेप उसमें होना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आई? खैर कोई नहीं, हम लोगों को इतना डिटेल में नहीं जाना है, क्यों? क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग इकोनॉमिक्स एज अ डिसिप्लिन नहीं पढ़ने वाले हैं। आप लोग जाके अपने सिलेबस को देखिएगा, हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इकोनॉमी। हमें पढ़ना है इकोनॉमी। तो आप लोगों के दिमाग में पहला क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर तब से इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, अब आप अचानक से इकोनॉमी बोल रहे हैं, दोनों एक ही है क्या, कि दोनों में कुछ अंतर भी है? बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो जरा आखिरी 5 मिनट में हम ये समझने का कोशिश करते हैं क्या कि आखिर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है, क्या ये दोनों सेम चीज है या इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में भी कुछ डिफरेंस है? जरा बात को समझिएगा। दो टर्म आ गए, पहला क्या हो गया? इकोनॉमिक्स, और दूसरा क्या हुआ? दूसरा आ गया इकोनॉमी। मैं क्या बोल रहा हूं? इकोनॉमिक्स इज द डिसिप्लिन एंड इकोनॉमी इज द सब्जेक्ट मैटर। यानी कि इकोनॉमिक्स जो है वो विषय है, लेकिन इकोनॉमिक्स विषय पढ़ता क्या है या पढ़ाता क्या है? वो इकोनॉमी पढ़ाता है। बात समझ में आया? दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या रिलेशन है? इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है और इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी उसका सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है। ये तो थोड़ा सा वेग सा हो गया सर, थोड़ा सा और अच्छे से समझाइए, थोड़ा सा उदाहरण के साथ समझाइए, आपको समझते हैं। देखिए इकोनॉमी, जब हम इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं ना, तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम बात कर रहे होते हैं क्या कि इंडिविजुअल कैसे जीवन जी रहा है। इंडिविजुअल जो है वो डिमांड सप्लाई सर्कुलेट कर रहा है, मार्केट में जो है वो किस प्रोडक्ट की डिमांड है, कौन सा सामान बिक रहा है, किस चीज की डिमांड खत्म होती जा रही है।
ये सारी चीजें, ये सारी गतिविधियां लोग खरीदने के लिए क्या कर रहे हैं, पैसा कैश में दे रहे हैं या गोल्ड दे रहे हैं या बार्टर सिस्टम चला रहे हैं या ऑनलाइन पे कर रहे हैं, ये सारी चीजें इकोनॉमी है। अब इन सब चीजों का अध्ययन कौन करेगा, वो करेगा इकोनॉमिक्स। बात समझ में आया? इन सब चीजों का अध्ययन कौन होता है, जिस सब्जेक्ट में होता है वो क्या है, इकोनॉमी। आप आम लोग जाति भाषा में ये भी सुनते होंगे, जैसे कि हम बोलते हैं ना, इंडिया इज अ नेशन या इंडिया इज अ स्टेट, कहते हैं ना स्टेट, या यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सुनते हैं ना, यानी कि यूएसए जो है वो एक देश है, ठीक है ना। सिमिलरली हम क्या बोलते हैं, यूएस इकोनॉमी, हम लोग चलती भाषा में बोलते हैं ना, इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी। तो जब हम ये इकोनॉमी टर्म बोल रहे होते हैं ना, तो हम क्या बोल रहे होते हैं कि यूएसए, यानी कि यूएसए जो देश है ना, इसकी बाउंड्री के अंतर्गत जो जो गतिविधियां हो रही हैं, जो जो गतिविधियां हो रही, खरीद बिक्री, मार्केट, शेयर मार्केट, बैंकिंग सिस्टम, जो सारी गतिविधियां हो रही हैं, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हैं इकोनॉमी। सिमिलरली जब हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं तो हम क्या बोल रहे होते हैं कि भारत की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, भारत की जो सीमा है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है, उस बाउंड्री के अंतर्गत जो जो परिघटनाएं हो रही हैं, जो जो आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, वो सारी इंडियन इकोनॉमी का पार्ट, ठीक है। लेकिन इनकी जब स्टडी की जाती है, इनका जब सिस्टमैटिक अध्ययन किया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? यानी कि इकोनॉमिक्स जो है वो डिसिप्लिन है, विषय है, और इकोनॉमी जो है वो सब्जेक्ट मैटर है। यहाँ तक क्लियर है? यदि हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का सिंपल जो डेफिनेशन है, इस सब्जेक्ट मैटर का जो डेफिनेशन है वो क्या है, सिंपल सा इसका डेफिनेशन क्या है कि विश्व में संसाधन, रिसोर्सेस जो है वो लिमिटेड है या स्कार्स है। एक बात बताइए, संसाधन प्रचुर मात्रा में थोड़ी मौजूद है, सोच के देखिए ना, सब चीजें, सारी संसाधन जो है वो लिमिटेड है, फिक्स अमाउंट में है, लिमिटेड है। अब इन स्कार्स रिसोर्सेस, इन लिमिटेड संसाधनों का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर हो सके कि आराम से जीवन जिया जा सके, सब में कैसे वितरण सुनिश्चित हो सके, इनका मैनेजमेंट, इनका प्रबंधन कैसे हो, ताकि हम भी जी सके, बाद वाले भी जी सके, ये सारा चीज जो है वो किसके दायरे में आता है, ये आता है इकोनॉमिक्स के दायरे में। यानी कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स है कि इस समाज में या इस विश्व में उपस्थित सीमित संसाधनों का उचित प्रबंधन, यही है क्या, इकोनॉमिक्स। क्लियर हो गया? यहाँ तक इकोनॉमिक्स समझ में आया? ठीक है, तो इकोनॉमिक्स ये है, आप इसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी बोल सकते हैं कि इंडिया में भी संसाधन जो है वो सीमित है। भारत यदि एक देश है तो भारत में भी संसाधन सीमित है, इन संसाधनों का कैसे प्रबंधन हो सके, मैनेजमेंट हो सके, वो क्या है, डिसिप्लिन के रूप में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है? आप अपने परिवार के स्तर पर भी सोच के देखिए ना, मान के चलिए यदि परिवार में कमाने वाले एक ही आदमी है, मान के चलिए पिता कमा के आ रहे हैं, अगर वो 50,000 रुपया जो है वो पर मंथ कमा रहे हैं, तो ये 50,000 रुपया संसाधन हो गया, तो इस 50,000 रुपया में पूरा महीना चलाना है, पूरा महीना जो है वो चलाना है, यानी कि इस संसाधन में क्या करना है, हमें प्रबंधन करना है, हमें मैनेजमेंट करना है। ठीक है, तो ये है इकोनॉमिक्स। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक्स विषय है, इकोनॉमी जो है उसका सब्जेक्ट मैटर है। हमारे सिलेबस में क्या मेंशन है, जब देखिएगा जीएस पेपर 3 के सिलेबस में, वहां हमें दे रखा है इंडियन इकोनॉमी, यानी कि हमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में समझना है कि अलग-अलग सेक्टर क्या है, बैंक कैसे काम कर रहा है, भारत में महंगाई क्यों बढ़ रही है, भारत में जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है, शेयर मार्केट कैसे फंक्शन कर रहा है, सरकार जो है वो कितना घाटा में है, अपने घाटे को पूरा करने के लिए सरकार कहां से पैसा उठा रही है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इसी। तो हम इकोनॉमिक्स वाला जो नहीं होता ग्रेजुएशन वगैरह में जिन लोगों ने पढ़ा होगा, तो हमको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से थोड़ा सा दूर हटेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप एनालाइज कीजिएगा ना, तो आप देखिएगा क्वेश्चन जो है वो इस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ज्यादा आ रहे हैं, जो हम डे टू डे एक्टिविटीज में देख रहे हैं ना, चारों तरफ अर्थव्यवस्था में प्रश्न उधर से ज्यादा आ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? कोई नहीं, आज की क्लास तो बस आउटलाइन है, कल जो है वो हम समझेंगे क्या कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स के टाइप्स क्या हैं, हम देखेंगे डेवलपमेंट के अलग-अलग एस्पेक्ट्स क्या हैं, आपको बताऊंगा इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। तो कल से जो है वो हम सिस्टमैटिकली क्लासेस को समझेंगे। आज का होमवर्क आप लोग याद रखिएगा क्या है, आपको सिलेबस देखना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं विराम देते हैं, फिर हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए